गोल्ड चोर सिक्योरिटी। सैनिकपुरी नाम के गांव में शोभराज नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था। कई सालों से एक ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड का वो काम कर रहा था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को अच्छी तरीके से मालूम थी। लेकिन ज्वेलरी शॉप का मालिक बहुत ही कंजूस था। वो शोभराज की तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता था। एक दिन शोभराज कहता है, मालिक, मैं आपके कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी ईमानदारी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे मालिक। आपके सेल्स मैनेजर और सेल बॉय की तनख्वाह हर साल बढ़ा रहे हो। देखो शोभराज, सेल्स मैनेजर कस्टमर को लाते हैं और सेल्स बॉय उन कस्टमर को सोना अच्छी कीमत पर बेचते हैं। उनकी वजह से मुझे लाभ मिलता है। तुम्हारी वजह से मुझे क्या लाभ मिलता है? आते जाते लोगों को तुम नमस्कार करते हो बस। वो शोभराज का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। शोभराज अपने मालिक की बातों से बहुत उदास हो जाता है। इन लोगों को मेरी अहमियत मालूम करानी होगी। ऐसा सोचकर शोभराज तुरंत मैनेजर को फोन करता है और कहता है, मैनेजर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुरंत उसे अस्पताल ले जाना है। ठीक है शोभराज, तुम जाओ। तुम्हारे जगह में दूसरी सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करता हूं। यह कहकर शोभराज वहां से चला जाता है। उस रात मुखौटा पहनकर उस सोने की दुकान पर आता है। एक नया सिक्योरिटी गार्ड उसकी जगह पर तैनात था। वो ड्यूटी में सो रहा था। उसे देखकर शोभराज, मेरे अलावा कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करता। वैसे भी ऐसे लोग ही इन लोगों के लिए सही है। यह सोचकर वो चुपके से दुकान में आता है और 1 किलो सोना चुरा लेता है। और अगले दिन वो ड्यूटी में आता है। वहां उस दुकान का मालिक 1 किलो सोना चोरी हो गया यह जानकर, हे भगवान, अनर्थ हो गया। अरे शोभराज, तुम्हारे रहते हुए ऐसा क्यों हुआ? मालिक, कल मैं ड्यूटी पर नहीं था। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं मैनेजर को फोन करके मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके गया था मालिक। अरे मैनेजर, हमारे दुकान की कल रात की सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाना। ठीक है सर। ऐसा कहकर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उस फुटेज में वो नया सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी में सो रहा था। उसे देख मालिक कहता है, अरे मैनेजर, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को किसने रखा काम पर? पहले उसे काम से निकाल दो। मुझे सोना किसने चुराया ये भी जानना है अभी। ऐसा कहकर वो मालिक शोभराज के पास जाता है और कहता है, शोभराज, तुम एक बहुत ही ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड हो। इतनी बड़ी दुकान को तुम जैसे ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड ही संभाल सकते हैं। आज से ही मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यह सुनकर शोभराज तुरंत अपने मालिक के पैरों पर पड़ता है और कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा था, पर आपने ही कहा कि मेरी वजह से कंपनी को कोई लाभ नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसलिए मैंने आपको मेरी अहमियत मालूम कराने के लिए ही आपकी दुकान में से 1 किलो सोना चुरा लिया। वो मेरे पास ही है मालिक। यह कहकर शोभराज 1 किलो सोना निकालकर मालिक को दे देता है। दुकान के मालिक को यह समझ में नहीं आता कि शोभराज की ईमानदारी पर उसकी तारीफ करे या फिर उसे सबक सिखाने के लिए उसे काम से निकाल दे। मालिक कहता है, शोभराज, मुझे रियलाइज करने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स फिर कभी मत करना। तनख्वाह देने वाले पर अगर तुम प्रैक्टिकल जोक्स डालोगे तो तुम्हारी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तुम्हारी इस हरकत पर मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। पर मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम ईमानदारी से काम करो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, पर फिर कभी भी मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो उस दिन से चोरियों के बारे में ना सोचते हुए ईमानदार बनकर काम करने लगा। उसका मालिक भी सबके साथ उसके भी हर साल तनख्वाह बढ़ाता गया। नीति: हर बार ईमानदारी काम नहीं आती। वक्त और हालात को देखकर भी चलना पड़ता है। अंडरग्राउंड हाउस। मधुपुर नाम के गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि 2 बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे।
राज उन्हें चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं। उनका सरदार कहता है, अरे, रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेस बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेस बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभलकर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे, आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लुटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहां से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया। सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास, बर्तन, किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार ये ठीक कह रहा है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने, चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है।